1.4 में हमने 1.4 यस पेज 186 1.4 इससे मैंने डिस्कस किया यूजिंग द वर्क ऑफ एन इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर का वर्क कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो पहला टॉपिक क्या था, किस किस एरिया में यूज़ कर सकते हैं। 1.4 का पहला टॉपिक क्या था, किस किस एरिया में। फिर कहता है जहाँ भी आपने यूज़ करना है सेकंड पैराग्राफ में स्पेसिफिक वर्क को टेस्ट करें आप, बगैर टेस्ट किए आपने आगे नहीं चलना, ठीक है। फिर कहता है इंटरनल ऑडिटर जब उसके काम पे आप रिलाई कर रहे हैं, उसका वर्क यूज़ कर रहे हो, उसका स्पेसिफिक उसका वर्क टेस्ट करें, उसके बाद देखें कि क्या वो काम जो भी था पहले बुलेट में कहता है वो प्रॉपर्ली प्लान था, परफॉर्म था, सुपरवाइजर वो ये आंखें बंद करके काम नहीं किया, वो कर हमने पढ़ ली सारा, इसमें स्पीड से लेके चल रहा हूँ। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है, कंक्लूजन रीच किए हैं और एक्सेप्शन रिपोर्टिंग हुई है। एक्सेप्शन क्या होती है, इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल मिसस्टेटमेंट, इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल डेविएशंस, इसको एक्सेप्शन कहते हैं, ये रिपोर्टिंग हुई है। फिर अगले पैराग्राफ में कहता है कि अगर हम इंटरनल ऑडिटर से कुछ चीज़ें इन एडवांस एग्री कर लें तो उससे हमें अच्छा एविडेंस मिल सकता है। वो पूरी एक लिस्ट दी है उसने, ठीक है। फिर कहते हैं जो आपने स्पेसिफिक वर्क चेक करना है वो कैसे करना है, स्पेसिफिक वर्क चेक करना है वो कैसे करना है, तो उसका इंटरव्यू कर लें, उसे डिस्कशन कर लें, उसके काम को रिव्यू कर लें। सेकंड पॉइंट में रिव्यू करता है, जो वो काम कर रहा हो ऑब्जर्व कर लें, सेकंड और थर्ड पॉइंट में डिस्कस कर लें और रीपरफॉर्म कर लें, ठीक है। फिर कहते हैं कितना रिलाई करना है उसके काम पे, कितनी एक्सटेंट पढ़ा है मैंने कि उसके काम पे कितना करना है, तो डिपेंड करता है रिस्क कितना है, कितना सिग्निफिकेंट मैटर है, उसका नॉलेज कैसा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि कैसा काम करेगा इस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग भी शोर भी लगता है तो वो साथ साथ। अच्छा आगे आ गया डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंट क्या करना है, तो डॉक्यूमेंट क्या करना है, आपकी क्या इवैल्यूएशन थी इंटरनल ऑडिटर के बारे में, उसको डॉक्यूमेंट करना है। उस इवैल्यूएशन में क्या आएगा, ये सारा ऑब्जेक्टिविटी कैसी है उसकी, कंपिटेंस कैसी है, कैपेबिलिटी कैसी है, सिस्टमैटिक अप्रोच लेके चल रहा है कि नहीं चल रहा, किस किस एरिया में काम करना है, कितना एक्सटेंट में उसको काम चेक करना है, उस पर कितना रिलाई करना है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट हो गया। फिर आपने क्या वर्क परफॉर्म किया स्पेसिफिक उसके काम को चेक करने के लिए जिस पे आपने रिलाई किया, जो आपने उसका वर्क यूज़ किया उस पर क्या प्रोसेस परफॉर्म किए और अल्टीमेट कंक्लूजन क्या, ये आपने सारा डॉक्यूमेंट करना, ठीक है। मैंने आपसे ये बोला था कि ये 1.4 और 1.5 ये सिबलिंग्स हैं, बहन भाई हैं, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि डायरेक्ट असिस्टेंस में एक्सटर्नल ऑडिटर की डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू के अकॉर्डिंगली काम किया हुआ इंटरनल ऑडिटर ने, बस। बाकी अगर मैं आपसे कहूँ कि डायरेक्ट असिस्टेंट उसकी ऑब्जेक्टिव चेक करनी है, कंपिटेंस कैपेबिलिटी चेक करनी है, यस करनी है। कैसे करनी है, बिल्कुल वैसे से वहाँ करके हैं। यहाँ पे उसको स्पेसिफिक पीस ऑफ वर्क को चेक करना है, यस करना है। यहाँ पे कौन से एलिमेंट को बताएंगे कि जी कितने एक्सटेंड क्या होगी उस पर रिलायंस की, वही जो यहाँ पहले से, ठीक है। तो इस बिल्कुल रेपिटेशन मिलेगी आपको, तो इसको हमने थोड़ा सा स्पीडली लेके चलना है, ठीक है। फर्स्ट लाइन में कहता है इफ ऑडिटर प्लान्स टू यूज द वर्क प्लान्स टू यूज द इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस, वही बात कर रहा है ना डायरेक्ट असिस्टेंस की। अच्छा करना क्या आपने, सेकंड लाइन में आता है, ठीक है। मस्ट इवेल्युएट सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी और कॉम्पिटेंस की बात, देखिए उसकी ऑब्जेक्टिविटी ठीक है, वही चारों बातें। अब उसने ये दो बातें की हैं, आपने बेहतर पढ़ा हुआ इससे, क्या सिर्फ उसकी ऑब्जेक्टिविटी चेक करेंगे और उसकी कॉम्पिटेंस चेक करेंगे, कैपेबिलिटी चेक नहीं करेंगे, उसकी सिस्टमेटिक डिसिप्लिन अप्रोच चेक नहीं करेंगे। तो आपने अपना कॉन्सेप्ट खराब नहीं करना है, ठीक है। फिर आपने सेकंड पैराग्राफ में कहता है कि ऑब्जेक्टिविटी की बात कर रहा है कि देखें कोई ऐसे थ्रेट्स तो नहीं है उसकी ऑब्जेक्टिविटी को, मैं स्किप कर रहा हूँ आगे चल रहा हूँ, ठीक है। एक्सटर्नल शेल नॉट यूज, कहता है एक्सटर्नल ऑडिटर ने डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेनी, आप बताएं कब नहीं लेनी, नीचे से नहीं देखना, वैसे आप बताएं डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेनी। क्या कहता है, हेडिंग क्या है, एक्सटर्नल ऑडिटर शेल की बात कर रहा है, नॉट प्लान टू ऑब्टेन द डायरेक्ट असिस्टेंस फ्रॉम द इंटरनल ऑडिटर, कब, जब कॉम्पिटेंट नहीं है, कैपेबल नहीं है, सिस्टम, यही बात कर रहा होगा, ठीक है। पहले कहता है सिग्निफिकेंट थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी, कंपिटेंस की बात कर रहा है, या लॉ ने मना कर दी,
अगर ये पैराग्राफ ना भी होता कोई फ़र्क नहीं पड़ा था आपको, मैंने कोई नया नॉलेज नहीं दिया आपको। चलें आगे आएंगे। व्हेन डिटर्मिनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट, कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है और कितना यूज़ करना है, कहाँ कहाँ पे कितना, क्या देखेंगे हम उस पर्टिकुलर एरिया में कितना रिस्क है, कितनी जजमेंट इन्वॉल्व है, ऑडिटर की कंपिटेंस कैसी है उसके बारे में। जो ऑडिटर का आपने थोड़ा देखें, ऑडिटर का आपने कुछ ना कुछ वर्क चेक किया, आपने उसका वर्क चेक किया, आपको लगा नहीं ये वर्क ठीक नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे, एक्सटेंड या वाइस वर्सा, ऐसी होगा ना, वही बातें कर रहा है सारी। नेचर ऑफ जजमेंट की बात कर रहा है, रिस्क की बात कर रहा है, जो आपने काम उसकी ऑब्जेक्टिविटी की बात कर रहा है, ठीक है। फिर आखिर में बात करता है कि वो जो आपने उसका जो काम चेक किया ओवरऑल उससे कैसे सेटिस्फेक्शन मिली। ठीक हो गया, मैं स्किप कर रहा हूँ, आगे चल रहा हूँ, स्किप नहीं कर रहा, मैंने पढ़ लिया इसे, नेक्स्ट आएंगे। अच्छा ये 610, ये एक नया टॉपिक है। 610 प्रीक्लूड्स, 610 मना करता है कि आपने वर्क, ये आपने डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेनी, ठीक है, कुछ एरियाज में डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेनी। प्रीक्लूड द यूज ऑफ इंटरनल ऑडिटर टू परफॉर्म डायरेक्ट असिस्टेंस, ठीक है, कहाँ पे, जहाँ पे फ्रॉड के एलिमेंट्स हैं। अगर किसी जगह पे रिस्क ऑफ फ्रॉड है तो स्टैंडर्ड कहता है खुद काम करें, ठीक है, समझ गए जी। जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, हमने ये पढ़ा हुआ था, नहीं पढ़ा हुआ हमने, ठीक है। हाँ वो कहता है रिस्क असेसमेंट की उससे पूछ सकते हैं। देखिए आप इंटरनल ऑडिटर है, मैं एक्सटर्नल ऑडिटर हूँ, मैं आया हूँ किसी पर्टिकुलर एरिया में, कैश में रिस्क ज़्यादा है, कैश में, ठीक है, मैं कैश में आपसे असिस्टेंस ना लूँ डायरेक्ट असिस्टेंस, लेकिन मैं आपसे पूछ सकता हूँ कैश में क्या रिस्क है। अपनी असेसमेंट होता है, आप 365 दिन बैठे हैं यहाँ पे, 24 घंटे बैठे हैं, ठीक है, तो आपका नॉलेज जो है ना उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन वर्क मैंने खुद करना, ठीक है। ये कहता है डिस्कशन ऑन फ्रॉड में, ठीक है, हाउएवर एक्सटर्नल मेक इंक्वायरीज, अब आगे 315 लिखा हुआ, समझ गए आप, ठीक है। नेक्स्ट 240 लिखा हुआ है, फ्रॉड की बात करता है। फ्रॉड वाले स्टैंडर्ड हमने पढ़ा था अनाउंसमेंट, ठीक है, हमने पढ़ा था एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी, ये वर्ड याद होगा आपको एग्जैक्टली, एलिमेंट ऑफ कि एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी अपने प्रोसीजर में लेके आए, ये वो बात करता है। डिटर्मिनेशन ऑफ अनअनाउंस्ड प्रोसीजर, अगर आप ऐसे प्रोसीजर परफॉर्म करना चाह रहे हैं जो आप इंटरनल ऑडिटर को भी इंगेज ना करें, मैं खुद करूँगा यार, उसको इंगेज करेंगे वैसे ही डिस्क्लोज कर देगा, समझ रहे हैं, याद रहेगा ये। अच्छा अगला स्टैंडर्ड है, आपने पढ़ा हुआ है 505, ये कौन सा है, कंफर्मेशन। कहता है कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आपने खुद भिजवानी है, उसमें किसी और को एंगेज नहीं करना, याद रहेगा। 3 बातें, फ्रॉड, अगर किसी का रिस्क ऑफ फ्रॉड है तो प्रोसीजर खुद करें, हाँ उससे रिस्क असेसमेंट में हेल्प ले लें, ठीक हो गया। सेकंड क्या कहता है, 240 की बात करता है कि एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी लेके आने के लिए आप कहते हैं ठीक है मैं इसको इन्वॉल्व नहीं करता, ठीक है जी। और तीसरा क्या है 505, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन कंट्रोल ओवर द इंटायर कंफर्मेशन प्रोसेस। पढ़ा था हमने, अपना जहां नहीं थोड़ा सा भी आपने कंट्रोल लूज किया सारा प्रोसेस ही बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये वो बात कर रहा है। समझिए जी, याद रहेगा। हाँ इससे नीचे छोटा सा पैराग्राफ है हाउएवर वाला, एक्सटर्नल कंफर्मेशन आप भिजवाएंगे, कहता है कंफर्मेशन खुद भिजवानी है, खुद रिसीव करनी है, आपने खुद एनालाइज करना है, ऐसे ही है ना। जहाँ डिफरेंस रहेगा क्या करना है, मैनेजमेंट से कहना है कि इसकी रिकॉन्सिलेशन बना के दें, ठीक है। अच्छा मैनेजमेंट कई दफ़ा रिकॉन्सिलेशन बनाने के लिए इंटरनेट को दे देगी, वो उससे काम ले लें, फॉलो करेंगे मेरी बात, वो तो रिकॉन्सिलेशन तो बनवाए ना, उसी तरह रिकॉन्सिलेशन आप बनाने लग जाए बैठ के, उनसे क्या रिकॉन्सिलेशन बना के दें मुझे, हाँ आप चेक कर लें उसे, ठीक है। कंफर्मेशन तो आ गई है ना, डिफरेंसेस ही है ना, वो आपको रिकॉन्साइल करके देंगे। अच्छा रिकॉन्सिलेशन को सा आपने आंखें बंद करके उसको फाइल में लगा देना है, आपने उसको प्रोसीजर परफॉर्म करना है, ठीक है। ये एसी नहीं चल रहा है, वो वाला वो भी चलवा दें, बड़ा हॉल है, गर्मी हो जाती है।
अच्छा आगे हैं जी, कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें मैंने कल भी कहा था कि दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस जो है ना, उनको जब तक आप इंगेज नहीं करेंगे ना, ये BOD है और ये ऊपर दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है, ठीक है। इन्होंने रखे हुए इंटरनल ऑडिटर्स, इन्होंने हायर किया हुआ ना, इनकी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। जब तक आप इनके कम्युनिकेट नहीं करेंगे ना कि हम आपके ऑडिटर्स की, उनके एम्प्लॉई हैं, आपके एम्प्लॉई थोड़ी हैं, आपके ऑडिटर्स को, इंटरनल ऑडिटर्स को हम यूज़ करना चाह रहे हैं, उनसे डायरेक्ट असिस्टेंस लेना चाह रहे हैं, तो जब तक ये उनको अलाउ नहीं करेंगे, ये आपके साथ ऑन बोर्ड नहीं होंगे, वो आपको असिस्ट नहीं करेगा, उतना काम करेगा जितना वो चाह रहा होगा। अगर आप उनको इंगेज कर लेंगे तो वो आपको डायरेक्ट असिस्टेंस बेहतर मिल जाएगी। स्टैंडर्ड ही कहता है कि दोस्त डायरेक्ट असिस्टेंस लेने के लिए आप क्या करें, सॉरी कम्युनिकेट करें, ठीक है। वो पैराग्राफ्स हैं ये। 610 requires the external auditor to communicate the planned use of internal auditor in providing decision to those charged with governance, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको इसके बड़ी देसी सी एग्जाम्पल देता हूँ। कुछ दिन पहले मैं घर गया तो बेटा सब्जी लेके आ रहा था मेरा, ठीक है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग मेरे घर के लिए ला रहा है, लेकिन वो 7 बजे घर रुका, बेल दी और आंटी को पकड़ा था, ठीक है भैया। मैंने कहा ये क्या है, कहते वो आंटी का फ़ोन आया था मेरी मिसेस को कि घर पे कोई नहीं है बच्चा, मुझे अर्जेंसी है तो बेटे को भिजवा दे। फॉलो करेंगे मेरी बात तो हाँ ये आके यानी बच्चे को एंगेज करने के लिए परमिशन ली मदर से, ठीक काम किया उन्होंने, हेल्प करनी चाहिए नेबर से। ये वो एग्जैक्ट वही चीज़ है। अगर शायद वो परमिशन लिए बगैर भिजवाते मुझे भी गुस्सा लगता, मेरी मिस्ट्रीशन माइंड करती कि तुम पूरे मोहल्ले के मुलाजिम लगे हो शायद, लेकिन उन्होंने एक अच्छा रूट लिया, पेरेंट्स को इंगेज किया और बच्चे को उसकी सर्विसेज ले लें। एग्जैक्टली वही चीज़ है, फॉलो करेंगे आगे आएंगे। आगे नया टॉपिक आ रहा है यूजिंग इंटरनल ऑडिटर्स टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस। इसको पढ़िएगा ज़रा। Prior to using internal auditor to provide direct assistance, the external auditor shall obtain written agreement from an हाँ जी, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, जैसे अभी मैंने घर वाली एग्जांपल दी आपको कि आप क्या करें, रिटर्न एग्रीमेंट कर लें, किससे, विद द ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द, ये उनसे एक रिप्रेजेंटेशन ले लें, एग्रीमेंट कर लें कि जी हम आपके स्टाफ को यूज़ करने लगें, ताकि वो ऑन पे एक पेज पे हो आपके साथ, वो अलाउ करें। हाँ जब ये उन्हें कहेंगे हायर करेंगे, इसको किसने किया है, अब फीस कौन दे रहा है, सैलरी कौन दे रहा है, यही दे रहे हैं ना। तो जितनी इसकी बात सुनेंगे आपकी कब सुनेंगे, जब ये अलाउ कर देंगे। तो ये है ऑब्टेन रिटर्न एग्रीमेंट फ्रॉम, ठीक है। क्या परमिशन लेनी है, डैट द इंटरनल ऑडिटर विल बी अलाउड, उनको दो चार गवर्नेंस क्या करेंगे, अलाउ करेंगे टू फॉलो द इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर्स इंस्ट्रक्शंस। समझ गए। और दूसरा एग्रीमेंट कैसे करना है, निचले पॉइंट में इंटरनल ऑडिटर से भी करें, ठीक है। उनसे क्या एग्रीमेंट करना है, आगे लिखा होगा कॉन्फिडेंशियलिटी, कि आपको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो आप क्या देखेंगे, कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि बहुत सी इंफॉर्मेशन हो सकती है, गौर से सुने मेरी बात, हो सकता है बहुत सी इंफॉर्मेशन तक पहुंची ना हो। अब कैसे मिल गई इनको, क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिटर की काइंड ऑफ टीम बन गई ना एक्सटर्नल ऑडिटर की, काइंड ऑफ। तो आप इनसे कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट करें, 610 कहते हैं, ठीक हो गया। इसमें हेडिंग में लिखा हुआ है प्रायर टू यूजिंग द वर्क द एक्सटर्नल ऑडिटर शेल का पता ना आपको, याद रहेगा जी। कोई नई चीज़ नहीं पढ़ा, सारी पुरानी बातें हैं और बिल्कुल घरेलू सी बातें हैं, देसी सी। आगे चले जी, आगे हैं, आगे पढ़ लिया हमने। आगे The external auditor shall direct, supervise and review the work performed by internal auditors on the engagement in accordance with 220 कौन सा, क्वालिटी वाला, आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि क्वालिटी कुछ, अच्छा क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है। हमने जब अपना 220 पढ़ा था, देखें एज्यूम करें मैं पार्टनर हूँ आपका,
ये मेरी अपनी टीम है, ये इंटरनल ऑडिटर मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो क्वालिटी मेंटेन के लिए मैंने आपका काम रिव्यू किया था, सुपरवाइज किया था, तो वैसे ही इनका करना, क्यों काइंड ऑफ टीम बनी है ना मेरी, वही कहते हैं क्वालिटी तभी मेंटेन होगी। ठीक है, इन डूइंग सो आगे हैं। In doing so, the nature, timing and extent of direction supervision. ठीक है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, कौन क्या चेक करना है, कब चेक करना है, कितना चेक करना है। ठीक है, किस चीज़ का, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। जो मैंने इनको डायरेक्शन दी है, इनको सुपरविजन दी है, इनको रिव्यू किया इनका, उसको कैसे चेक करना है मैंने। ठीक हो गया। अच्छा, जब आप भी काम कर रहे होंगे ना, जब चेक कर रहे होंगे, आपको नजर आएगा कि यार ये मेंटली इंडिपेंडेंट लग रहे हैं, ये उतना इंडिपेंडेंट हो सकता है ना, क्योंकि आप एक इन्वायरमेंट में बैठे हैं जो कि इंडिपेंडेंट ही नहीं है, तो माइंडसेट वैसा बन जाता है, गुलामों वाला बन जाता है। ठीक है, वो बात करता है कि आपको मे भी रिवील हो, ऐसे पता लगे कि आपकी, मुझे पता लगा कि इनकी इंडिपेंडेंस ठीक नहीं है। इंडिपेंडेंट लिखा ना, आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, या मुझे पता लगा कंपिटेंस में ठीक है, काम इनिशियली लग रहा था बड़े ज़बरदस्त है, लेकिन जब मैंने काम शुरू किया पता लगा नहीं यार, इंटरनल कंपिटेंट नहीं है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। यहाँ से ना कैपेबल, ठीक है डिग्रीज इसके पास है, कंपिटेंट तो है, कैपेबिलिटी नहीं है इसके पास। कैपेबिलिटी क्या होती है कि उस फील्ड को, उस नॉलेज को, ट्रेनिंग को, एक्सपीरियंस को प्रैक्टिकल फील्ड में कैसे अप्लाई करना है, वो नहीं है इनके पास। समझ गए? कैसे पता लगेगा, काम रिव्यू करके पता लगेगा ना, या फिर अगले पॉइंट में कहता है सेकंड पॉइंट, the review procedure shall include the external auditor checking back to the underlying audit evidence for some of the work performed ठीक by the है, जो और मैंने कैसे पता लगा मुझे, इनका काम चेक करके। समझिए, आगे हैं जी। The direction, supervision and review by the external auditor of the work performed by the internal auditor must be sufficient in order for the external auditor to be satisfied that the कितना काम होना चाहिए जी, वो कहता है सफिशिएंट होना चाहिए। अब सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट क्या है, ये मैं अब नहीं पढ़ाता आपको, आपने पढ़ा हुआ सारा, इसलिए मैं इसको स्पीडली लेके चल रहा हूँ, ये सारी पुरानी बातें हैं। सफिशिएंसी क्या है, वो मैटर ऑफ क्वांटिटी है, और अप्रोप्रिएटनेस क्या है, मैटर ऑफ क्वालिटी है। तो आपने जो वर्क इंटरनल ऑडिटर ने काम किया होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस हो उसका। और हम पिछले पेज पढ़ गए हैं, एविडेंस, आपने प्रोसीजर परफॉर्म किया, एविडेंस मिला हो, और उस एविडेंस की बेस पे आपने कंक्लूजन रीच किया। ये सारी वही बातें कर रहा है। ठीक है, मज़े की बातें नहीं कर रहा इतनी। आगे चलें जी। in directing, supervising and reviewing the work performed by internal auditors, the external auditor shall remain alert for indications that the external auditor's evaluation of छोड़े से existence. ठीक है, आपने अलर्ट रहना है, इसमें कोई मसला तो नहीं, हमने डिस्कस कर लिया इसको। ये मज़े के पैराग्राफ नहीं आखिरी दोनों। ठीक है, आगे डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाए। डॉक्यूमेंटेशन क्या है? डॉक्यूमेंटेशन अगर मैं ना पढ़ाऊँ, एग्जैक्ट वो है जो आप 600 यूजिंग द 1.4 में पढ़ के हैं। क्या थी कि आपने इनकी इवैल्यूएशन कैसे की, किस किस एरिया में डायरेक्ट असिस्टेंस ली, और असिस्टेंस लेने के बाद आपने जो स्पेसिफिक पीस ऑफ वर्क चेक किया उसकी इवैल्यूएशन कैसी है, ओवरऑल कंक्लूजन क्या आप। ठीक है, वही बातें करेगा। सबसे पहले बुलेट में इवैल्यूएशन, किस चीज़ की इवैल्यूएशन, ऑब्जेक्टिविटी की, पहली ईयर में कह रहा है, दूसरी में कह रहा है कॉम्पिटेंस की। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट में से आपने डॉक्यूमेंट करना है अपना डिसीजन। क्या डिसीजन था कि मैंने एक्सेशन लेनी है नहीं लेनी, अगर लेनी है किस किस एरिया में लेनी है, और कितनी लेनी है, एक्सटेंट क्या होगी उसकी। समझ गए? फिर तीसरा में कहता है डॉक्यूमेंट करना है कि मैंने इसका रिव्यू काम का रिव्यू किया, स्पेसिफिक पीस की बात करें ना हम, उसको स्पेसिफिक पीस ऑफ वर्क चेक किया, मैं उसको कैसे चेक किया आपने, किस दिन चेक किया, डेट उसमें लिखें। और आगे वो उससे बात करता है वो एग्रीमेंट की, वो भी डॉक्यूमेंट करना है आपने कि वो लिया कि नहीं लिया। ठीक हो गया जी। ये आखिरी जो स्टैंडर्ड का पोर्शन थोड़ा सा बोर लिखा हुआ है उन्होंने, और हमेशा इसलिए बोर लग रहा है, हमने काफ़ी कुछ पिछले पढ़ लिया था हमने इसमें। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन समझ आ गई जिसकी क्या करनी है। नई चीज़ जो इसमें सीखी है 188 पेज पे टॉप पे जो पहला टॉपिक है ना आपका, कि वो 610 एक्स प्रीक्लूड्स, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया, यहाँ पे आपका ख़त्म हो रहा है
फेज नंबर 3 ऑडिट का अब हम फोर्थ फेज में आ रहे हैं, ठीक है। फोर्थ फेज में अगर आप आए पेज 207 पे, ये आपको ऑडिटिंग का आखिरी चैप्टर है। इसके बाद रिव्यू एंगेजमेंट का चैप्टर नंबर 15 होगा, ठीक है। और आज हमारे पास इसके बाद 20 डेज हैं, ऑलमोस्ट 2-3 वीकेंड निकालने, तो हमारे पास कोई रफली 17-16 डेज बनते हैं जो हमारे पास हैं। तो हम कोशिश करेंगे इसको एज अर्ली एज पॉसिबल ख़त्म कर सकें, और मुझे उम्मीद है कि हम इसी महीने में जुलाई में इंशाल्लाह इसे कंप्लीट कर लेंगे अपने कोर्स को इंशाल्लाह, ठीक है। थोड़ी सी आप लोगों की मुझे चाहिए साथ कमिटमेंट। फोर्थ फेज़ में आ रहे हैं। फोर्थ फेज़ में रिपोर्टिंग है। रिपोर्टिंग में 700 सीरीज़ है। 700 सीरीज़ में अगर आप आएँ तो देखें पॉइंट नंबर 4 से ऑनवर्ड, पॉइंट 207 पेज पे पॉइंट नंबर 3 पर्पज़ ऑफ रिपोर्ट। अब पर्पज़ ऑफ रिपोर्ट बड़ी बच्चों वाली बात है, आपने पढ़ी हुई है, आपको पता है, आप तो इससे आगे भी पढ़ाए हैं, मॉडिफिकेशन भी पढ़ाए हैं आप लोग, तो पढ़े हुए हैं ना हमने। तो उसके बाद वो 700 की बात करता है। 700 कौन सा है जी? अनमॉडिफाइड रिपोर्ट वाला, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट। फिर 701 में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो पहले नहीं पढ़ा हमने, कैम, की ऑडिट मैटर्स। नया टॉपिक है आज से, ये ज़िंदगी में पहली मरतबा 2017 में स्टैंडर्ड आया था। 2017 में दुनिया में अडॉप्ट हुआ, नया वर्ड आया, कुछ मुल्कों ने अडॉप्ट किया। एप्लीकेबल 18 से था, पाकिस्तान में 18 में आया। 17 में सिर्फ ये साउथ अफ्रीका ने और यूके ने और एक आधे कंट्री ने और ये दिए थे, अदरवाइज 17 से उन्होंने अर्ली अडॉप्ट किया था इसको। बाकी दुनिया में ये 18 में आया है, तो 17 से पहले इसकी एग्जिस्टेंस नहीं थी। तो नया स्टैंडर्ड है, पेपर में टेस्ट होता है, कई दफ़ा टेस्ट हुआ है। फिर रिपोर्टिंग से रिलेटेड पॉइंट नंबर 6 में कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट भी है कुछ। अच्छा, ये जो रिक्वायरमेंट है मैंने पढ़ाई हुई है, आपको याद है? कुछ टॉपिक पढ़ने के लिए मैं आपको चैप्टर नंबर 2 से या 1 से उठा के 14 पे लेके गया था, और पेज 232 बड़ा फेमस पेज है हमारा, बार बार हम उस पर आते थे। वो कौन सी रिक्वायरमेंट थी? कॉर्पोरेट लॉ की, या ज़कात वाली, जैसे खास तौर पर वो रिक्वायरमेंट थी जो अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम ओपिनियन देते हैं। एक तो ओपिनियन देते हैं ना एक्यूरेसी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, उसके अलावा कुछ अदर मैटर्स से, लीगल मैटर्स। उसमें क्या था कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखी कि नहीं रखी, ज़कात पे की कि नहीं की, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट मेड, एक्सपेंडिचर इनकर्ड एंड गारंटीज एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द ईयर फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और नॉट। ये पढ़ा है हमने, ये यहाँ पे वो रिक्वायरमेंट्स आएंगी 6 में। फिर 7 में मॉडिफिकेशन आ गई, 705 पॉइंट नंबर 7 में 705 में कुछ मॉडिफिकेशन आ गई। मॉडिफिकेशन क्या होती हैं? आपके लिए ये वर्ड नया नहीं है, आप इसको पहले बड़ा ठीक ठाक पढ़ेंगे। मतलब मॉडिफिकेशन कौन कौन सी तरह की होती हैं, तो कौन कौन सी तरह की, किस रीजन की होती, क्यों मॉडिफिकेशन? 2 रीजन की वजह से, स्कोप लिमिटेशन या मिसस्टेटमेंट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट। फिर इसमें 3 तरह की रिपोर्ट होती है, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। फिर 706 आ गया नीचे, एम्फोसिस मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर पैराग्राफ, दोनों वर्ड सुने लग रहे होंगे आपको। और आखिरी कौन सा है? 570। ये 570 और सबसे ऊपर 2 560 और 580। ये असल में IFAC ने इसको 500 सीरीज में रखा है। 500 सीरीज कौन सी है? ऑब्टेनिंग एविडेंस वाली। 500, 600, 200 वो जहाँ पे प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, एविडेंस लेते हैं। 500 और 400, 300 सीरीज थी प्लानिंग एंड असेसमेंट की, ठीक है। तो 400, 500 की सीरीज, 600 ऑब्टेनिंग एविडेंस की, ठीक है। तो आपकी जो IFAC के स्टैंडर्ड है उसमें ये उसी फैमिली में है। कौन सी फैमिली में? ऑब्टेनिंग एविडेंस वाली फैमिली में, ठीक है। यहाँ पे इसने चैप्टर नंबर 14 में क्यों लिखा है? इसका मतलब ये नहीं कि ये रिपोर्टिंग का पार्ट है, ये रिपोर्टिंग का पार्ट नहीं है। ये बुक किसी एक बंदे ने बनाई है, किसी एक इंडिविजुअल की बनाई हुई है। IFAC के स्टैंडर्ड पूरे बोर्ड के बने हुए हैं, IFAC के, ठीक है। पूरी दुनिया के लोगों ने उस पर वर्क किया है, ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई है उस पर, ओपिनियन ली है। तो वो कभी भी उसकी स्ट्रक्चरिंग है ना, ये उसको ओवरराइड नहीं कर सकता। इसने यहाँ लिखनी है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई रिपोर्टिंग का पार्ट है। हाँ, अब मैं इस बुक की फेवर में आता हूँ। इसने यहाँ क्यों लिखा इसको? ये 500 को, 580 को और 570 को यहाँ क्यों लिखा? इस फैमिली में क्यों लेके आया? ठीक है, समझ गए? ये तो जटों वाला स्टैंडर्ड है, सीरीज है। ये राजपूत यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कर रहे हैं कि ये जो काम है ना, 3
रिप्रेजेंटेशन है ना, सब्सिक्वेंट इवेंट और गोइंग कंसर्न, ये बिल्कुल ऑडिट के एंड पे रिपोर्ट इशू करने से पहले करते हैं, इमीडिएटली बिफोर, इमीडिएटली, इसलिए उसको रिपोर्टिंग का पार्ट बना दिया उसने, ठीक है। या कि कैटेगरी आपके जहन में होना चाहिए, ये ना हो कि 500, 570, 560 या 580 आपको लगेगी तो कोई रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, नहीं। यहाँ लिखने की रीज़न क्या है कि इमीडिएटली बिफोर द साइनिंग ऑफ द रिपोर्ट करते हैं। जैसे रिप्रेजेंटेशन कब लेते हैं हम, जब सारे एविडेंस मिल चुके होते हैं, हम अपने आप को सेव करने के लिए मैनेजमेंट से कहते हैं रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, पूरा ऑडिट हम रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ से उनको रिपोर्ट पढ़ा देते हैं, इतना एंड पे होता है। अच्छा, सब्सिक्वेंट इवेंट कब चेक करने हैं, एंड पे, या जिस स्टैंडर्ड क्या कहता है, जिस दिन तक आप रिपोर्ट दे रहे हैं उस दिन तक के सब्सिक्वेंट इवेंट्स को काउंट करना ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो बिल्कुल रिपोर्ट, अगर आपने कल सुबह रिपोर्ट देनी तो आज शाम तक की आप चेक कर रहे होते हैं, एंड पे ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जिस दिन आप रिपोर्ट दे रहे हैं आप देखते हैं उस कंपनी गोइंग कंसर्न है कि नहीं, तो ये भी काम एंड पे करना होता है। याद रहेगा 1, 2 और 9 टॉपिक्स जो हैं आपके, इनका ताल्लुक रिपोर्टिंग से नहीं है, इमीडिएटली बिफोर रिपोर्टिंग करने वाले काम है। पक्की बात है जी, याद रहेगा। टू 208 पेज पे आ जाएं। पहला, ये हमारा चैप्टर बहुत बड़ा है, इसमें नए स्टैंडर्ड्स हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड देखेंगे, हमने 8-9 स्टैंडर्ड है इसमें, ठीक है। सबसे पहले आ जाइए 500 आपने पोस्ट बैलेंस शीट इवेंट पढ़ लिया, IAS 10 FA2 में है, FA2 से पढ़ रहे हैं। चलिए, अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता दूंगा, सिर्फ मुझे ताकि मैं कितना डेप्थ में जाके बताऊंगी इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं पढ़ा तो मुझे खुल के बताएंगे कि नहीं पढ़ा हमने, नहीं पढ़ा वो, ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, IAS 10 हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। IAS 10 है अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड है, पोस्ट बैलेंस शीट इवेंट्स। पोस्ट, इसका नाम कुछ मिलता जुलता, ये देख लिया क्या है, हमारे ज़माने में ये होता था, वही मुंह पे चढ़ा हुआ, ठीक है। पोस्ट बैलेंस शीट इवेंट्स, आप ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहे हैं, आपका फाइनेंशियल ईयर ये है ना आजकल, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसे ही है। इस साल के लेटेस्ट पाकिस्तान में, हो सकता है यूरोप में कोई और हो या किसी और जगह कोई और हो, हमारे यहाँ पे ही है, ठीक है। और हमारे बैंक्स का कोई और, हमारे बैंक्स का क्या कैलेंडर ईयर है, ठीक है। अच्छा, इस दिन से लेके आप फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स अप्रूव कर रही है मैनेजमेंट अकाउंट को अप्रूव करती है 27 जुलाई को, ठीक है। तो फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट अप टू द डेट ऑफ मैनेजमेंट ऑथराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे मैनेजमेंट ऑथराइज कर देती है, इस दिन तक के इवेंट्स को क्या बोलते हैं, पोस्ट बैलेंस शीट इवेंट्स। और ऑडिटिंग में उसे प्यार से क्या कहते हैं, सब्सिक्वेंट इवेंट्स। याद रहेगा, सब्सिक्वेंट इवेंट कौन से हैं, फ्रॉम द डेट ऑफ द बैलेंस शीट अप टू द डेट ऑफ द ऑथराइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द मैनेजमेंट, by those who are responsible for preparation of financial statements, जो भी रिस्पॉन्सिबल है, जो भी, याद रहेगा, पक्की बात है। मैं सिर्फ आपको रेलेवेंट नॉलेज दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा, क्लियर हो गया, पक्की बात है। कौन से इवेंट्स पोस्ट बैलेंस शीट है, फ्रॉम द, ये डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर ने जब भी घुमाएगा डेट्स में घुमाएगा, वो दिमाग की दही कहाँ बनाएगा आपकी, तो ये डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है आपने, पक्का। कंफ्यूज नहीं है इसमें, कंफ्यूज होने के लिए हमारे पास और बड़ी चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। सबसे इवेंट्स क्या हैं, पोस्ट बैलेंस इवेंट्स क्या हैं, फ्रॉम डेट ऑफ अप टू द डेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑथराइज्ड बाय द मैनेजमेंट। क्लियर हो गया। अच्छा, ये इवेंट्स दो तरह के होंगे, एडजस्टिंग इवेंट्स और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स।
adjusting events or